नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3 यानी कि पाठ 3 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का, और जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, और ये लिखा गया है मधु कंकड़िया जी के द्वारा। तो ये एक यात्रा वृतांत के रूप में उन्होंने लिखा है। उन्होंने जब यात्रा की थी गैंगटोक से युमथांग तक की, उसी पूरी जो यात्रा उन्होंने की, उसी यात्रा का वर्णन उन्होंने अपना इस पूरे पाठ में किया है। और लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर अपने पाठ को स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी कुछ बातें अपने पाठ के विषय में यहाँ पर जान ली थी। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को। आप देखेंगे पाठ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पर हमें मिलती हैं। देखिए, जो यात्राएं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर मनुष्य के लिए यात्राएं करना इसलिए अच्छा माना गया है, क्योंकि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति सभ्यता से हमारा सामना होता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों से हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो एक तरह से जो यात्राएं होती हैं ये हमारी ज्ञान वृद्धि में सहायक होती हैं। तो क्योंकि अभी आप गैंगटोक की यात्रा तुरंत नहीं कर सकते, युमथांग की यात्रा तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं इस पाठ के माध्यम से। तो देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें लास्ट सेशन में हमने पढ़ ली थी कि किस तरह से जो लेखिका है मधु कंकड़िया जी, उन्होंने गैंगटोक से यात्रा शुरू की थी। तो गैंगटोक में जब उन्होंने यहाँ पर गैंगटोक को उन्होंने जगमगाते सितारों का शहर कहा था, और एक और चीज उन्होंने गैंगटोक को कही थी, मेहनत कश बादशाहों का शहर। तो इस तरह से हम यहाँ पर चैप्टर को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लेखिका यहाँ पर बताती हैं कि जब वो गैंगटोक पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो उनको ऐसा लगा कि जो पहाड़ियां थी, जो ढलान थी, ये वहाँ के जो एक तरह से शहर था वहाँ का, तो वो कैसा लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे आकाश उल्टा पड़ा है, आसमान जैसे उल्टा पड़ा है और सारे तारे नीचे बिखर गए हैं, और दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे। जो ढलान, जहां से तराई जो है, इस तरह से पहाड़ के बाद जब इस तरह से तराई क्षेत्र में जब ढलान आ रही थी, तो वहां पर का जो एक तरह से वातावरण है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रोशनियों के गुच्छे की झालर बनी है। तो इसीलिए यहाँ पर लेखिका कहती है कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का ये शहर। एक पंक्ति मैंने आप लोग को इसलिए यहाँ पर चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ, और लास्ट सेशन में भी आप लोगों से कहा था कि चैप्टर की एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके केवल और केवल एक ही जो पैरा होता है उससे बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। बादशाहों का वह शहर, जहां एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर है, जिसकी शामें सुंदर है, जिसकी सुबह सुंदर है, जिसकी रात सुंदर है। और लेखिका कहती है कि ये रहस्यमयी रात मेरे अंदर एक सम्मोहन जगा रही है, और कुछ इस कदर से उसका जादू क्षण भर में मेरे अंदर का सब कुछ स्थगित हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। मेरी चेतना, मेरे आसपास, मेरे भीतर, मेरे बाहर सिर्फ शून्य हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर लेखिका कहती है कि उजास यानी कि अब सूर्योदय हो रहा है, सवेरा हो रहा है, उजास फूटने लगा है। एक प्रार्थना होठों को छूने लगती है, और वो प्रार्थना क्या है? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशल। तो ये
छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और लेखिका कहती हैं कि ये जो प्रार्थना के बोल है ये मैंने एक नेपाली युवती से आज सुबह ही सीखे हैं। अब लेखिका शुरुआत करती हैं अपनी गैंगटॉक से युमथांग की यात्रा। और लेखिका कहती हैं सुबह ही हमने युमथांग के लिए निकलना था, पर आंखें खुलते ही मैं जब बालकनी की तरफ भागी कि लोगों ने बताया कि यहाँ का मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा पर्वत दिखाई देता है और ये हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि आसमान अच्छा था, हल्के फुल्के बादल थे, लेकिन जो हिमालय पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत है, वो दिखाई नहीं दिया। और सामने रकम रकम यानी कि तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लेखिका कहती है उन्हें लगा कि वो फूलों के बाग में आ गई हैं। अब वो गैंगटॉक से युमथांग की यात्रा के विषय में बताती हैं कि टोटल जो किलोमीटर है वो 149 किलोमीटर दूरी पर है युमथांग। और उसके पूरे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियां हैं, फूलों से लदी वादियां हैं। और उनका जो इस पूरे रास्ते में जो सबसे मेन मुख्य जो व्यक्ति है वो है उनका ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे। तो देखिए काफी कुछ चीजें जितेन ने यहाँ पर उन्हें बताई थी जब वो आगे युमथांग की यात्रा पर निकली थी। जैसे सबसे पहले उन्होंने वहां पर जो एक जगह जो कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं थी तो उनके विषय में बताया था कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसके दुख को व्यक्त करने के लिए किसी किसी शांत स्थान पर, किसी साफ सुथरी जगह पर वो सफेद पताकाएं लगा दी जाती हैं। और उसने एक और चीज बताई थी कि ये जो सफेद पताकाएं होती हैं ये उस बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं और फिर ये पताकाएं हटाई नहीं जाती, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर बताया था कि ये जो कई बार जब कोई नया कार्य शुरू होता है तो उसके शुरुआत में भी ये पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन तब पताकाएं रंगीन होती हैं। यानी कि जो अच्छे काम के लिए, शुभ काम में जो पताकाएं लगाई जाती हैं वो रंगीन होती हैं। और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना के लिए जो पताकाएं लगाई जाती हैं वो वाइट कलर की होती हैं, सफेद होती हैं। और उसके बाद लेखिका आगे बताती है कि आगे उन्हें एक यहाँ पर जो दलाई लामा की तस्वीर उन्हें दिखाई दी और उसके बाद आगे उन्होंने देखा कि एक पत्थर था वहां पर जो स्मारक के रूप में रखा गया था। और वो स्मारक किस चीज का था? वो स्मारक था लेपचाओं और भूटिया सिक्किमी, इन दिनों स्थानीय जातियों के बीच जो चल रहे झगड़े थे उनकी शांति वार्ता की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। इसीलिए ये जो यहाँ पर स्मारक है वो लगाया गया था। उसके बाद लेखिका आगे बताती है कि उन्होंने एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ एक चक्र देखा और नार्गे ने बताया कि मैडम यह धर्म चक्र है। देखिए इससे लेखिका को ये क्लियर हुआ, जो वो नार्गे ने चीजें बताई कि ये एक धर्म चक्र है और इसे प्रेयर व्हील कहते हैं और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इससे लेखिका को एक बात समझ में आई थी, उनको समझ में आया था कि हमारा जो देश है, हमारे देश में चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियां क्यों ना हो गई हों, लेकिन लोगों की आत्मा जो है वो हर जगह आज भी एक जैसी है। लोगों के अंदर की जो आस्थाएं हैं, लोगों के अंदर का जो विश्वास है और साथ ही जो थोड़ा बहुत अंधविश्वास है और पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हैं और जीवन के प्रति जो कल्पनाएं हैं वो सब एक जैसी है। तो ये लेखिका को यहाँ पर बहुत एक तरह से प्रभावित किया कि हमारा जो पूरा देश है वो लगभग अभी तक एक बंधन में बंधा हुआ है। उसके बाद अब लेखिका यहाँ पर बताती है कि धीरे धीरे अब वो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे
और बाजार, लोग, बस्तियां अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। यानी कि अब धीरे धीरे वो लोग पहाड़ की तरफ, युमथांग की तरफ आगे बढ़ने लगे। और क्योंकि जो वहाँ के बाजार थे, लोकल जो बाजार थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो लोकल बस्तियां थी, उनमें रहने वाले जो लोग थे, अब वो धीरे 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 पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। यानी कि धीरे धीरे जो आसपास के लोग थे, जो अपने घर के कामों के लिए उन पहाड़ों पर निकले थे, कोई घास काटने के लिए, कोई दूसरे काम के लिए, कोई दूसरे काम के लिए, तो अब वो धीरे धीरे जो लोग हैं वो कम हो रहे थे, अब वो दिखना बंद हो रहे थे। अब लेखिका कहती है कि वो नीचे देखती है तो घाटियों में ताश के पत्तों की तरह, जो इस तरह से पहाड़ है, उन पहाड़ों में, जो पहाड़ों के नीचे जो घाटियां हैं, उन घाटियों में जो मकान बने हुए हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे ताश के पत्तों की तरह वो पेड़ों के पास जो है बिखरे हुए हों। और अब लेखिका कहती है पेड़ों के बीच वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे और हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप के साथ, वैभव के साथ सामने आने वाला था। यानी कि हिमालय जो है अब छोटा नहीं दिख रहा था, जैसा उन्हें गैंगटॉक से हिमालय दिखने वाला था, अब वैसा हिमालय वो नहीं रहा। अब क्योंकि लेखिका उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी और वो बताती है कि वो अब अपने विशाल वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, यानी कि हिमालय की यात्रा के लिए न जाने कितने दर्शक आते हैं, न जाने कितने यात्री आते हैं, न जाने कितने तीर्थाटनी आते हैं, तो उनका काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, जो हर समय हर क्षण बदल रहा है अपने रूप को, इस तरह का हिमालय। अब लेखिका कहती है देखते देखते अब रास्ते वीरान होने लगे, संकरे होने लगे, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। अब देखिए पहाड़ी रास्ते हैं, तो देखिए हम ज़्यादातर लोग हम उत्तराखंड से ही हैं और उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पहाड़ है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह के रास्ते होते हैं पहाड़ पर, और जब हम और ज़्यादा टॉप पर चले जाते हैं तो वहाँ की जो रोडें होती हैं वो अक्सर वीरान होती है। यानी कि जितना ट्रैफिक हमको शहरों में दिखाई देता है या एक तरह से बाजारों में दिखाई देता है, उतना ट्रैफिक हमें ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर नहीं दिखाई देता। और दूसरा, बहुत ज़्यादा संकरे हो जाते हैं क्योंकि पहाड़ है तो उस पर बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं खोदी जा सकती है, और जलेबी की तरह घुमावदार, यानी कि इस तरह से बिल्कुल मोड़ बहुत सारे उसमें होते हैं। तो इस तरह से हिमालय अब होते होते विशाल काय होने लगा, यानी कि बहुत बड़ा होने लगा हिमालय। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। जो घटाएं हैं, आकाश के जो बादल हैं, वो गहराते गहराते पाताल नापने लगे, यानी कि अब उनकी गाड़ी ऊपर थी और जो बादल थे वो नीचे थे। वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से, यानी कि बीच बीच में रंग बिरंगे फूल, प्रबलता और अधिकता, शिद्दत से मुस्काने लगे, यानी कि बीच बीच में बहुत ही सुंदर से फूल जो है वो दिखने लगे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखिका कहती है कि उन भीमकाय पर्वतों के, यानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, बहुत बड़े बड़े पर्वत थे, ऐसे भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने जो संकरे, यानी कि बहुत पतले और एक तरह से पक्की सड़क नहीं थी, कच्चे पक्के रास्ते थे, और उनसे गुजरते हुए लेखिका कहती है हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी हरे
भरे सघन हरियाली वाली जो गुफा है उसके बीच में से हिचकोले खाते निकल रहे हैं। तो देखिए इतना सुंदर जो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत ही प्यारा दृश्य है ये। यहाँ पर ये दृश्य जो है लेखिका ने यहाँ पर आगे इसको एक्सप्लेन किया है कि ये कौन सा दृश्य है। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। यानी कि अब जब एक साथ वो सौंदर्य सबके मन को इतना भाया, सबको इतना अच्छा लगा कि सबके मुंह से ये एक तरह से ये गाना गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। और लेखिका कहती है पर मैं मौन थी। लेखिका अपने बारे में कहती है कि मैं मौन थी, यानी कि वो इस शोरगुल में शामिल नहीं हुई थी, वो एकदम मौन थी। और कहती है ऐसा जैसे किसी ऋषि की तरह शांत थी मैं। जैसे कोई ऋषि मुनि होते हैं ना, वो ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, तो मैं बिल्कुल उनकी तरह शांत थी। अब लेखिका कहती है मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। यानी कि वो कहती हैं कि मैं उस परिदृश्य में इतना ज़्यादा खो गई थी, इतना ज़्यादा उसको मैंने अपने आप से जोड़ लिया था कि मुझे लग रहा था कि मैं एक क्षण का भी इंतज़ार ना करूं, एक क्षण के लिए भी इसको निहारने से अपने आप को ना रोकूं, इसको अनुभव करने से अपने आप को ना रोकूं, अर्थात मैं इस पूरे परिदृश्य को संपूर्ण रूप से अपने अंदर भर लूं। लेखिका कहती है पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी मुंडकी यानी कि सर निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखरों को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को। लेखिका कहती है कि अब पहले तो मैं ऋषि मुनि की तरह ध्यान लगाकर बिल्कुल उसमें डूबी हुई थी, उन पहाड़ों में डूबी हुई थी, उनकी सुंदरता में डूबी हुई थी। लेकिन जब मैंने उनका ये गाना सुना तो धीरे धीरे मेरे अंदर से भी कुछ बूंद बूंद करके पिघलने लगा। और उसके बाद मैं बार बार अपना सर बाहर निकाल निकाल कर गाड़ी से, जीप से देख रही थी, कभी पहाड़ों के शिखरों को यानी कि चोटियों को देख रही थी, और कभी जो ऊपर से जल धार की तरह जो एक तरह से मतलब दूध की धार की तरह जो झरने निकलते हैं, जलप्रपात निकलते हैं, उनको मैं देख रही थी। लेखिका कहती है तो कभी नीचे के चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। एक बार मैं कहती कि पर्वत के शिखर को मैं देख रही हूँ, और दूसरी तरफ लेखिका कहती है मैं देखती थी जो नीचे, यानी कि जब मैं ऊपर देखती पहाड़ों से तो मैं गगनचुंबी उन पहाड़ों को देखती थी, उनके एक तरह से उनके शिखरों को देखती थी। और दूसरी तरफ मैं जब नीचे देखती तो जो गुलाबी पत्थरों के बीच, पहाड़ों के जो लाल लाल पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के बीच इठलाती हुई जो वहाँ की तिस्ता नदी है, जो चांदी की तरह कोंध मारती, यानी कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ों पर, और उन पर टकरा टकरा कर वो सफेद झाग के रूप में, यानी कि उनका कलर जो है वाइट हो जाता है, सफेद झाग की तरह उसमें एक तरह से चांदी की तरह लगता वो सफेद झाग। और वो कहती हैं कि वो उछल कूद करती हुई बनी ठनी उस तिस्ता नदी को देखती। आगे लेखिका कहती है सिलीगुड़ी से हमारे साथ यह तिस्ता नदी, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ये तिस्ता नदी थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। लेखिका कहती है कि इस तिस्ता नदी से ही हम ये पूरा रास्ता जो है फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसका सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर था, अपने चरम पर था, क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ों पर नदियों की एक अलग ही शोभा होती है, एक अलग ही सुंदरता होती है। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। लेखिका कहती हैं इतनी सुंदर नदी, इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी और मैं रोमांचित थी।
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा रोमांचित थी, मैं पुलकित थी और मैं चिड़िया की तरह पंख लगाकर एक तरह से अपने आप में अंदर से इतनी ज़्यादा हल्की हो गई थी, इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पंख मिल जाते तो शायद मैं उड़कर इन सब चीज़ों को और ज़्यादा नज़दीक से देखती, इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझती। लेखिका कहती है, मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। यानी कि अब जब हिमालय के सामने वो पहुंची तो वो कहती है कि मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। कि तभी जीप एक जगह रुकी और तभी एक जगह जीप रुक गई। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना। और वहां पर सामने था जहां पर जीप रुकी हुई थी कि बहुत ऊंचाई से और पूरे वेग के साथ, पूरी तेजी के साथ, बिल्कुल शिखरों से शिखरों पर गिरता, यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की चोटी पर गिरता, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ की चोटी पर गिरता, यानी कि शिखरों से शिखरों पर गिरता फेन, उगलता झरना, यानी कि बिल्कुल झाग की तरह सफेद पानी बना हुआ एक झरना वहां से निकल रहा था। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, यानी कि आप सभी लोग इसके फोटो क्लिक करने लगे, क्योंकि इतनी दूर गए हैं तो जाहिर सी बात है सब अपने फोटो, अपनी यादें बनाना चाहेंगे, अपनी यादों को एकत्रित करना चाहेंगे। तो इस तरह से इस सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल की फोटोज सारे लोग खींचने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। यानी कि जितने भी उनके साथी सैलानी थे, उनके जितने भी साथी थे गाड़ी में, तो वो सभी उस झरने की सुंदरता को और इस खूबसूरत लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, अपने कैमरे में हमेशा के लिए रख लेना चाहते थे। अब लेकिन यहाँ पर लेखिका कहती है कि आदिम युग की किसी अभिशप्त, आदिम युग की किसी अभिशप्त, अभिशप्त यानी कि जिनको श्राप दिया गया हो, अभिशप्त राजकुमारी सी में नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेखिका कहती है कि आदम युग की किसी अभिशप्त, जैसे श्राप दिया गया हो कि तुम ये नहीं कर सकती, तो इस तरह से लेखिका कहती है कि मैं भी नीचे बिखरे हुए, यानी कि उस झरने के जो नीचे बिखरे हुए थे बहुत भारी भरकम पत्थर, उन पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही अपने मन के संगीत, यानी कि झरने के उस संगीत को देखकर लेखिका के मन में जो गीत उमड़ रहे थे, जो संगीत उमड़ रहा था, उसको वो देख रही थी, सुन रही थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। लेखिका कहती है कि थोड़ी देर बाद जब मैंने उस झरने की बहती धारा में अपना पांव डुबोया तो मैं अंदर तक भीग गई, यानी कि मेरा मन जो है बिल्कुल ठंडक मेरे मन में पड़ गई। मन काव्यमय हो उठा, यानी कि मन में बहुत सारे काव्य उत्पन्न हो गए और सौंदर्य को छूने लगा। काव्य मुक्त हो, काव्य मंद हो गया और काव्यमय हो गया और इस सौंदर्य को छूने लगा। अब लेखिका कहती है, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, यानी कि ये जो झरना था ये जीवन की अनंतता को दर्शा रहा था। ये दर्शा रहा था कि जीवन भी इसी तरह अनंत है। बिल्कुल, आप झरने में कभी भी पानी समाप्त नहीं होता या कभी भी झरना रुकता नहीं है। तो यही जीवन की अनंतता का प्रतीक उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी हूँ। सरहद का अर्थ होता है सीमा से। तो यहाँ पर क्या कह रही है लेखिका कि इस कदर मुझे फील हुआ, इस कदर मैंने अनुभव किया
कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों, काल का अर्थ यहाँ पर बताया सरहदों का अर्थ यहाँ पर बताया सीमा। तो मैं समय और जो सीमाएं होती हैं उनसे दूर बहती धारा बनकर बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिकताएं अर्थात जो तमोगुण, एक तरह से जो कुटिल जो विचार है, जो तमोगुण है, तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, जो मन में जो गलत विचार थे, जो तामसिकताएं थी, वो सारे मेरे विचार जो है इस निर्मल धारा में बह गए। यानी कि अब मेरा मन एक तरह से बिल्कुल स्वच्छ हो चुका था, निर्मल हो चुका था। आगे लेखिका कहती हैं कि मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। लेखिका कहती है कि उनका मन होता है कि अनंत समय तक, काफी समय तक, बिल्कुल अनंत तक की बात होती है, इन्फिनिट। तो अनंत तक वो इस झरने को सुनना चाहती है, इस झरने की पुकार को सुनना चाहती है। पर लेखिका कहती है कि जितेन मुझे ठेलने लगा। यानी कि लेखिका जब बैठी थी और वो सोच रही थी, उस आनंद को महसूस कर रही थी, उस आनंद को फील कर रही थी, तभी जितेन ने आकर उनको ठेला। जब कोई बैठा होता है तो हम उसे इशारा करते हैं ना, ऐसे उसकी पीठ पर, सुनो। तो जितेन मुझे ठेलने लगा और कहने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अब लेखिका कहती हैं कि मैं अनमनी सी मैं उठी। यानी कि अनमनी यानी कि बिना मन के, मन नहीं था उठने का, लेकिन मैं वहां से उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे। लेखिका कहती है जब जीप आगे बढ़ी तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि फिर वैसे ही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले ऐसे नजारे जो आंखों के साथ साथ आत्मा को भी सुख देते हैं। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। यानी कि गाड़ी चल रही थी और लगातार लगातार दृश्य जो है बदल रहे थे, दृश्य चेंज हो रहे थे। तो लेखिका कहती हैं कि कहीं पर तो चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, मोटा कालीन ओढ़े, कहीं पर हल्का पीलापन लिए, पहाड़ों की जो पत्तियां होती है उनमें हल्का पीलापन लिए, कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार सी। यानी कि जब दीवार का पेंट हट जाता है, पलस्तर जो सीमेंट किया होता है वो भी हट जाता है, तो ऐसी जो अंदर से फिर पथरीली दीवार दिखने लगती है, तो बिल्कुल वैसे ही परिदृश्य लेखिका कहती है सब आए और फिर धीरे धीरे छूमंतर होते गए। जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, सब पर बादलों की एक मोटी चादर और सब कुछ बादलमय हो गया। यानी कि धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें क्या हो गई, सब कुछ बादलों में, कोहरे में ढक गई और सारा जो जगह है वो एक तरह से बादलमय हो गया। चित्र लिखित सी में, लेखिका कहती है चित्र लिखित सी में माया और छाया, चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। यानी कि जो ये सुंदरता, एक पल ही सुंदरता वहां पर छाई है और अगले ही पल वो दृश्य परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है और वो एक नया ही अलग दृश्य बन गया है। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इस तरह के दृश्यों का बदलना, लेखिका कहती है कि मैंने इस अनूठे खेल को अपनी आंखों से जी भर भर कर देखा। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनने, लेखिका कहती है कि मैं इन सबको अपनी आंखों में भरती जा रही थी और प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए, यानी कि सयानी यानी कि बड़ी, सयानी बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, चतुर बनाने के लिए, जैसे
जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करने पर तुली हो। यानी कि ऐसा लग रहा था कि हर एक क्षण जो है दृश्य परिवर्तित हो रहे थे, चेंज हो रही थी चीजें, और नई नई हर बार चीजें लेखिका सीख रही थी। तो लेखिका कहती है कि प्रकृति मुझे सयानी बनाने के लिए, यानी कि मुझे बड़ा बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, जीवन के सारे रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए, यानी कि जीवन पर से सारे रहस्यों को हटाने के लिए, सारे रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए तुली हुई है। यानी कि मुझे हर बार कुछ नया दिखाती है, हर बार कुछ नया सिखाती है। अब लेखिका कहती है, धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी सी छटी। अब वो थोड़ा और ऊपर पहुंच गए हैं, और लेखिका कहती है कि धीरे धीरे ये धुंध की चादर जो है वो अब और छटने लगी। अब वहां पहाड़ नहीं थे। अब जहां पर लेखिका पहुंची है उस जगह पर अब पहाड़ नहीं थे। दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। यानी कि दो घाटी में शायद वो पहुंच गई थी। वो कहती हैं कि अब वो जिस जगह पर पहुंची वहां पर पहाड़ नहीं थे। दोनों दिशाओं से आते, विपरीत यानी कि अलग अलग, आमने सामने से, दोनों दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। छाया पहाड़ यानी कि इस पहाड़ की छाया भी इस तरफ पड़ रही है और इस पहाड़ की छाया भी इस तरफ पड़ रही है। तो दोनों छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। लेखिका कहती है कि थोड़ी ही देर में अब वो जो श्रेष्ठतम रूप था उन पहाड़ों का, जो पहाड़ बहुत ही बड़े एक तरह से रूप से वहां पर खड़े थे, वो श्रेष्ठतम रूप अब लेखिका के सामने आ चुका था। अब लेखिका फिर से कहती है कि जो उनका एक तरह से ड्राइवर कम गाइड था जितेन नारगे, उसने फिर से गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकवा दी, और मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी हो। जन्नत यानी कि सुंदरता बिखरी हो। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती थी। यानी कि नजरों के छोर, नजरों का छोर अर्थात जहां तक हमारी नजरें पहुंचती हैं, जहां तक हम देख पाते हैं, जहां तक हम उस चीजों को समझ पाते हैं। तो लेखिका कहती है कि नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती थी। अपने को अनिरंतर अपने को अनिरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे आसपास थे। लेखिका ने देखा कि वहीं पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। लेखिका ने देखा कि वहीं पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। यानी कि वो कहती हैं उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, बहुत ज्यादा आश्चर्य से उन्होंने देखा कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो चुका है। सेकंड्स में सारी चीजें चेंज हो रही है। सतत प्रवाहमान झरने हैं जो नीचे वेग से बहती हुई, यानी कि बहुत तेजी से बहती हुई तिस्ता नदी है। सामने उठती धुंध है, ऊपर मंडराते आवारा बादल हैं। मंदिम मंदिम हवा हिलोरे लेती हुई प्रत्युता और रूडोड्रेंडो, जो रूडोड्रेडो है के फूल सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए। यानी कि लेखिका बता रही है कि जिस जगह पर उन्होंने गाड़ी रोकी वो ब्रह्मांड का बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य था। बहुत ही ज्यादा देखिए ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें घटित हो रही हैं, वो सब कुछ वहीं पर दिखाई दे रहा था। जैसे एक तरह से सतत प्रवाहमान, यानी कि जो लगातार बह रहे हैं ऐसे झरने, और उसी झरनों के नीचे बहती जो तिस्ता नदी थी, और उस नदी से ठीक ऊपर उठती जो धुंध थी, और उस धुंध से भी ऊपर जो आवारा बादल मंडरा रहे थे वो थे, और मंदिम मंदिम जो पहाड़ों की हवा हिलोरे ले रही थी, और रूडोडेंड्रो के जो फूल थे वो सभी कुछ अपनी तान में, अपनी प्रवाह में बहते जा रहे थे। तो इस तरह से
हमने देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से अपने इस चैप्टर को आज भी यहाँ पर पढ़ा है, पाठ का शेष भाग। और आपको अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखिए मैंने आपको लास्ट सेशन में ही कहा था कि अगर आप ध्यानपूर्वक इमेजिन करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा, स्वयं लगेगा कि आप भी लेखिका के साथ गैंगटोक से युमथांग की यात्रा पर निकले हैं। आपको चीज़ें अनुभव करनी है, फ़ील करना है आपने उन सब चीज़ों को। तो इस तरह से चैप्टर को हमने यहाँ पर अपना हाफ चैप्टर पढ़ लिया है और बाकी का जो शेष चैप्टर है हम उसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने जितना भी पढ़ा इसको घर पर एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।